भारतीय संविधान नाम सुनते ही लगता है कि कितना मुश्किल होगा, है ना? पर जरा सोचिए, अगर हम इसे एक बहुत ही लॉजिकल, एक सोचे समझे नेशनल ब्लूप्रिंट की तरह देखें तो आज की इस बातचीत में हम ठीक यही करने वाले हैं। ये है वो नंबर 22। पूरे भारत का जो गवर्नेंस का ढांचा है वो इन्हीं 22 भागों में बटा हुआ है। और ये कोई ऐसे ही रैंडम चैप्टर्स नहीं है, ये तो एक देश बनाने का स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे नींव की, मतलब लोग और उनके अधिकार। फिर देखेंगे कि सरकार की मशीनरी कैसे बनती है। उसके बाद उन सिस्टम्स पर नजर डालेंगे जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर चलाते हैं। और आखिर में ये समझेंगे कि ये संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी देश का ब्लूप्रिंट वो कहाँ से शुरू होगा? जाहिर सी बात है, सबसे बेसिक चीजों से। मतलब देश की जमीन कितनी है, यहाँ रहेगा कौन, और सरकार के साथ लोगों का रिश्ता कैसा होगा। तो हमारा संविधान भी बिल्कुल यही करता है। देखिए, भाग 1 बताता है कि संघ और उसका क्षेत्र क्या है, मतलब भारत की जमीन। भाग 2 ये तय करता है कि यहाँ का नागरिक कौन है। भाग 3 उन नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार, मतलब ऐसे अधिकार देता है जिनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और फिर आता है भाग 4, जो सरकार को एक तरह से दिशा निर्देश देता है कि लोगों की भलाई के लिए कैसे काम करना है। कितना लॉजिकल प्रोग्रेशन है ना? लेकिन बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी गई, भाग 4A, जो हमें हमारे कर्तव्यों की, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की भी याद दिलाता है। ये समझिए सिक्के का दूसरा पहलू है। मतलब नागरिकों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिससे देश में देशभक्ति और एकता बनी रहे। ठीक है, तो अब फाउंडेशन तो बन गई। हमारे पास जमीन है, लोग हैं, और उनके अधिकार और कर्तव्य भी तय हो गए हैं। तो अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? सीधी सी बात है, देश को चलाने के लिए एक सरकारी ढांचा तैयार करना। और यहाँ हमारा संविधान एक बड़ा ही क्लियर 3 लेवल का सिस्टम बनाता है। भाग 5 बात करता है केंद्र सरकार की, यानी द यूनियन। फिर भाग 6 में राज्यों की सरकार का पूरा ढांचा है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज की बात होती है। और फिर ये बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल तक जाता है। भाग 9 और 9A में पंचायतें और नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो अब हमारे पास सरकार के अलग अलग लेवल्स की मशीनरी तो है, पर ये सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर एक देश की तरह काम कैसे करते हैं? और बस यहीं पर संविधान का अगला लेयर आता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये देश की वायरिंग और प्लम्बिंग हो, वो जरूरी सिस्टम जो हर चीज को आपस में जोड़ते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। ये पार्ट्स गवर्नेंस के प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। जैसे भाग 11 एक तरह की रूल बुक है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच रिश्ते कैसे होंगे। भाग 12 देश के पैसे, संपत्ति, इन सब का मैनेजमेंट देखता है। भाग 13 ये सुनिश्चित करता है कि पूरे भारत में व्यापार आराम से हो सके। और हाँ, भाग 15 जो फेयर इलेक्शंस की व्यवस्था करता है, जो किसी भी डेमोक्रेसी की लाइफलाइन होती है। और आखिर में देखिए, कोई भी अच्छा ब्लूप्रिंट सिर्फ आज के लिए नहीं बनता, वो आने वाले कल के लिए भी प्लानिंग करता है। उसमें कुछ स्पेशल केसेस के लिए, अलग अलग नियमों के लिए, और सबसे जरूरी खुद को अपडेट करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। संविधान के जो आखिरी पार्ट्स हैं वो इन्हीं सब अलग अलग लेकिन जरूरी चीजों को कवर करते हैं। जैसे भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है, भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, और भाग 22 में इस डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह है। लेकिन यहाँ एक पार्ट है जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है भाग 20। ये है वो मास्टर स्ट्रोक। ये वो मैकेनिज्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वक्त के साथ बदलने की ताकत देता है। और यही चीज इसे एक पुरानी स्थिर किताब के बजाय एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, जो देश की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल सके। तो जब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं, नागरिकों के अधिकारों से शुरू होकर सरकार की मशीनरी तक, और फिर बदलते समय के साथ ढलने की क्षमता तक, ये पूरा का पूरा लॉजिकल फ्लो हमें भारत की फाउंडिंग प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताता है? सोचने के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ये।